All right. So, in the last class, we talked about various pricing strategies which a business can use, right? Yes. अच्छा, अब last thing which is left, that is about price elasticity of demand. Now, price elasticity is actually the ability of the demand to respond. I repeat, price elasticity of demand जो है, ये डिमांड की एबिलिटी है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज तो आएगा, हमें पता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। बट हाउ मच चेंज विल हैपन, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर डिमांड की एबिलिटी ज्यादा है चेंज होने की, तो हम कहेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई है, या वो इलास्टिक है, या डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है टू चेंज इन प्राइस। और अगर डिमांड की एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की कम है whenever there is a change in price, तो हम कहेंगे कि डिमांड की इलास्टिसिटी लो है, या डिमांड इन इलास्टिक है, या डिमांड उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती जितना प्राइस में चेंज आता है। अब मतलब आसान लफ्जों में अगर मैं इसको बताऊं आपको, क्योंकि ये मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा बिजनेस स्टडीज में नहीं पूछते। अदरवाइज इसकी डायग्राम्स हैं, इसकी कैलकुलेशन भी है, लेकिन वो आती नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में। तो ये कि अगर लेट्स से कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस में 10% चेंज आया और लेट्स से वो बढ़ गई 10%, और उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स जो डिमांड थी उसने फॉल नहीं करना, ये तो हमें पता है, लेकिन उसमें चेंज आया 5%। तो ये डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है कि कम? आंसर माय क्वेश्चन। डिमांड की एबिलिटी ज्यादा है कम? डिमांड को भी चाहिए था 10% कम होना, लेकिन डिमांड फेल बाय ओनली 5%। तो हम कहेंगे डिमांड जो है वो उतनी सेंसिटिव नहीं है टू चेंज इन प्राइस, और इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। और इस केस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब उन्हें लगता है कि हम अगर प्राइस बढ़ाएंगे भी तो डिमांड में कोई खास कमी आने वाली नहीं है, थोड़ी सी आएगी, तो वो प्राइस को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? क्या ख्याल? से ज्यादा। ज्यादा करेंगे। वो क्यों, मैं आप बताता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेट्स से कि प्राइस है, ये डिमांड है, और एक मैं कॉलम बना रहा हूँ टोटल रेवेन्यू का, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये आपको पता ही होगा, अकाउंटिंग भी माशाल्लाह आप पढ़ती हो और बिजनेस तो खैर पढ़ ही रही हो, इकोनॉमिक्स में भी है कि रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होता है कि वट एवर आइटम यू सेल, यू एड अप द वैल्यू यू विल गेट बाय सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो वो प्राइस जितनी है एक प्रोडक्ट की, उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी चीजें आपने बेची, तो टोटल रेवेन्यू आ जाता। ये तो आपको पता है ना। यस। अब लेट से देखो, प्राइस जो है ना वो 2 है, वो 4 हो गई, और जो डिमांड थी वो 10 थी, और वो फिर 5 हो गई। सॉरी, गलत मैंने एग्जांपल ले ली। प्राइस जो है वो 10 थी, वो 8 हो गई। अच्छा, अब इस केस में अगर हम अगर मैं अगर आप मुझे ये बता सको कि डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्सिव है या लेस रिस्पॉन्सिव है, अगर तो वो लेस रिस्पॉन्सिव है डिमांड, तो हम उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अगर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक। वो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यानी कि अब अगर डिमांड जो है वो 5%
नहीं गिरती, बल्कि डिमांड जो है वो 15% गिर जाती है प्राइस के 10% बढ़ने से। तो ऑफ कोर्स डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा चेंज आता है। तो इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चीजें सेल करते हैं, दे वोंट इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत गिर जाएगी, सेल बहुत कम हो जाएगी। बात फॉलो कर रही हो? yes sir, अच्छा, अभी जो मैं एग्जांपल, अच्छा अब गौर करो, मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, इसलिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो परसेंटेज में निकाली जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो एग्जांपल, तो ये क्या, ये एग्जांपल हो गई इलास्टिक डिमांड। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एग्जांपल मैंने टेबल में दी हुई है, क्या डिमांड इन इलास्टिक है कि इलास्टिक है? sir inelastic, इन इलास्टिक कैसे पता चला? सर क्योंकि डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, अगर 2 रुपीज बढ़ रहे हैं तो वो 2 यूनिट्स कम हो रहे हैं। हाँ, यानी कि गुड, यानी कि प्राइस डबल हो रही है ना? यस, लेकिन डिमांड जो है उसे हाफ होना चाहिए था, अगर उतना ही चेंज चाहिए, लेकिन डिमांड में थोड़ा सा फॉल है। इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक है, ये बात आपकी सही है। वैसे अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें ना, मैथ्स में बहुत निकालती हूँ, तो तब भी आपको नजर आएगा। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बता दूर देता हूँ, ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि परसेंटेज अगर मैं प्राइस का निकालें कि प्राइस में कितने परसेंट इजाफा, तो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है जरा बताना। प्राइस में चेंज कितना आ रहा है, कितने यूनिट्स चेंज आ रहा है? तो 2, मैंने 2 लिख दिया था। अच्छा, और चेंज से पहले प्राइस कितनी थी? 2, चेंज 2, वो नहीं आती, इनटू 100, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? सर क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। वेरी गुड, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 100%, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, ऐसे ही है। यस, अच्छा, इसका मतलब है प्राइस में 100% चेंज आ रहा है। अब आ जाओ डिमांड की तरफ, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? डिमांड में कितने यूनिट चेंज आ रहा है? 2, 2। वैसे तो -2 है, लेकिन हम 2 ही लेते हैं, क्योंकि माइनस का साइन तो आता ही है, क्योंकि वो शो करता है कि नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, हम 2 ही ले लेते हैं। और चेंज से पहले डिमांड कितनी थी? 10, वो हमने नीचे रख दिया, इनटू 100। आंसर क्या आया? 20, 20। इसका क्या मतलब है कि प्राइस के 100% चेंज होने से, या 100% इंक्रीज आने से, डिमांड में सिर्फ 20% का फॉल आया। ऐसे ही है ना? यस, तो ये परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा, मैथ्स में भी करते हैं। तो इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया जब डिमांड इन इलास्टिक होती है, तो आपने भी कहा प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना? यस, अब देखिए बढ़ाने से क्या होता है, ये बढ़ाई है ना, 2 से 4 कर ली। अच्छा, टोटल रेवेन्यू पहले क्या आ रहा है? 20। कैसे 20 कैसे आ रहा है? सर 2 into 10, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल रेवेन्यू निकलता ही ऐसे है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अच्छा, और उसके बाद आगे क्या आ रहा है? ऐसे, 32, यस, यानी कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड जरूर कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू पहले से ज्यादा हो गया है। ऐसे ही है। यस, तो अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा, तो उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो भी ज्यादा हो रहा होगा। तो इसीलिए
प्रोड्यूसर्स जब भी डिमांड या बिजनेसमैन जो है जब भी डिमांड उनको नजर आएगा इन इलास्टिक है, वो कीमत बढ़ाते हैं। एप्पल जो है उसके लॉयल कस्टमर बहुत हैं। जिन्होंने एप्पल लेना है मैं जानता हूं, वो एप्पल से हटते ही नहीं है, जो मर्जी कर ले। तो अब एप्पल जितनी मर्जी कीमत कर दे, उन्होंने एप्पल लेना है, शायद बहुत कम लोग छोड़ दें। यानी कि जब कस्टमर लॉयल होते हैं किसी चीज के साथ, किसी ब्रांड के साथ, तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है उस केस में भी। तो इसलिए वो उसका फायदा उठाते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, और उनका रेवेन्यू बढ़ता है, चाहे डिमांड थोड़ी सी कम भी हो जाए। समझ आ रही? यस। इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस मैं ये पढ़ नहीं रहा, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है, और टोटल रेवेन्यू है। अम, इसमें आपके पास वही हम कहते हैं कि लेट से प्राइस 10 है, वो कम होके लेट से 8 हो गई, ऐसे एग्जांपल है ना कोई भी। तो जो आपकी डिमांड थी वो 4 थी, वो बढ़ के 8 हो गई। ऐसे ही है ना, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ने बढ़ना है। हाँ, अगर प्राइस बढ़ी होती तो डिमांड ने कम हो जाना था। ऐसे ही है ना। यस। तो आप देखो रेवेन्यू क्या आ गया। ओहो, ये आ गया 40 और ये आ गया 64, है ना। यस सर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो डिमांड है ये क्या है, इलास्टिक या इन इलास्टिक? इलास्टिक। ये इलास्टिक है। वेरी गुड। क्योंकि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, निकाल के देख लो। ये देखो कितना चेंज, 4। तो चेंज से पहले कितना, 4 इंटू 100, आंसर आ गया। डिमांड में 100% चेंज आया है। और वो क्या चेंज है, डिमांड बढ़ गई है। और ये चेंज प्राइस के कितने चेंज से आया है, वो देख लो। 2 चेंज आया है और प्राइस थी 10, तो आंसर आ गया 20%। तो मैंने उल्टा कर दिया कि प्राइस 20% कम हुई है तो डिमांड 100% बढ़ गई। तो डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, इलास्टिक है, ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब ऐसा होता है, डिमांड इलास्टिक हो, तो फिर आप प्राइस को ज्यादा नहीं करते, कम करते हैं, और कम करने से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ज्यादा हो, यानी कि जब डिमांड इन इलास्टिक हो तो प्राइस ज्यादा करके रेवेन्यू ज्यादा कमाया जाता है, और जब इलास्टिक हो तो प्राइस को कम करके रेवेन्यू ज्यादा। ये समझ आ गई आपको, क्लियर हो गया ना ये? यस सर। चलिए अब इसको पेपर में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। ये सिग्निफिकेंस मैं अब नहीं पढ़ रहा, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। आगे चलते हैं प्लेस के ऊपर। अच्छा, अब प्लेस आपने याद रखना है। मार्केटिंग मिक्स प्लेस चैप्टर 14। मैंने कहा था कि प्लेस इज नॉट द राइट वर्ड। राइट वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखेंगे तो हमें समझ आती है कि ये क्या है। तो उसमें हमें नजर ही आ रहा है कि प्लेस जो है वो है कि प्रोडक्ट किस तरह से मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचती है। एंड कस्टमर इज द वन हु बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। चाहे वो अपने लिए ले रहा हो या किसी दूसरे के लिए ले रहा हो, लेकिन खरीद हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लेस, प्लेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सॉरी। और ये आप बता सकते हैं कि अगर आपने जो प्लेसमेंट है प्रोडक्ट की, वो राइट वे में नहीं की हुई, और वो क्या है, प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं है। आपने नए जूते बनाए, लेकिन आपने
ईद पर उन उन जूतों को उस मार्केट में लॉन्च नहीं कर सके, नहीं दे सके जहां से लोग बाय करते हैं। तो आपके तो जूते नहीं बिकने अब। तो एक टाइम और एक प्लेस, ये दोनों बहुत जरूरी हैं कि अगर आपने ऐसी जगह चीजें रख दी हैं दुकान पे या आउटलेट में जहां पर पोटेंशियल कस्टमर्स आपके है ही नहीं, तो डज नॉट मैटर, मैंने आगे लिखा हुआ है, चाहे प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी प्राइस कितनी ही रीजनेबल क्यों ना हो, उसकी प्रमोशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, भाई जब लोगों को वहां मिल ही नहीं रहा वेयर दे वांट टू बाय फ्रॉम, तो वो नहीं करेंगे भाई। यार अब मैं वापा टाउन में रहता हूँ और वो चीज डिफेंस में मिली, यार डिफेंस कौन जाए यार, छोड़ो यहाँ से जो मिल रही है वही ले लो। तो इसका मतलब है ये उस तरह के सवालों को हैंडल करने के लिए मैंने लिखा है कि अगर लिखा हो कि डू यू थिंक प्लेस इज द मोस्ट सुटेबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो आप उसमें इंपॉर्टेंस ये प्लेस की बता सकते हैं कि प्लेस के बगैर बाकी जो मार्केटिंग मिक्स है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं, वो यूजलेस हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने में कामयाब में हेल्प नहीं करता। गॉट इट? यस सर। ऑलराइट, फिर हमारे पास आ गया चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने याद रखना है चैनल्स मतलब रास्ते। टीवी के भी चैनल होते हैं ना, तो उनको चैनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज टीवी प्रोवाइड्स यू द एक्सेस टू डिफरेंट programs. It can be sports, it can be music, it can be a drama, a movie. वैसे आपसे कह रहा हूँ आपके पास तो टीवी नहीं है ना? यस सर। चले एनीवे, पता तो आपको है ना। तो वो जो चैनल भी यही है, वो आपको एक रास्ता है जो एक्सेस देता है इन सब चीजों का टीवी के थ्रू। इसी तरह से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि देर आर वेरियस वेज to place your products, to distribute your products to the market or to the final consumer. ये फाइनल का वर्ड मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये वो बंदे हैं जो के चीज बाय कर रहे हैं अपने लिए, दे विल बी यूजिंग इट फॉर देमसेल्व्स। इसके लिए एक और भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं एंड यूजर, जिसने इस्तेमाल कर। अच्छा, अब तो हम पहला चैनल अगर देख लें, ये अब डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस कौन सा चैनल इस्तेमाल करना चाह रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है, इसको डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं एट टाइम्स, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब इसमें इन बिटवीन कोई नहीं है। और अच्छा, ये मैं आपको जल्दी से वैसे ही बता देता हूँ ताकि फिर मैं आ जाता हूँ जल्दी। ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट, इसलिए इसको डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं और चैनल वन भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे हम आगे जाते हैं तो आगे ना बंदे बढ़ते जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर है ना, तो बीच में हमारे पास एक रिटेलर आ जाता है, फिर कंज्यूमर आ गया, ये चैनल टू हो गया। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर है तो रिटेलर है, तो उसके साथ आगे ना होलसेलर आ गया, और फिर कंज्यूमर, ये चैनल थ्री। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास अगर पीछे से कर ले तो प्रोड्यूसर, उसके बाद सॉरी ये मैंने ना गलत बना दिया है, ये ना पहले रिटेलर नहीं आना, पहले होलसेलर आना, माय मिस्टेक। होलसेलर पहले आना है, ये होलसेलर और ये रिटेलर, अभी बात करते हैं। अच्छा, और जो फोर्थ चैनल है उसमें प्रोड्यूसर आ गया, फिर होलसेलर आ गया, फिर बल्कि उससे भी पहले एक और हम ऐड कर लेते हैं।
और वो है एजेंट, फिर होलसेलर आ गया, फिर रिटेलर आ गया और उसके बाद कंज्यूमर। चैनल 4, ये 4 तरह के। अब आपने याद रखना है पहला चैनल डायरेक्ट है बाकी सारे इनडायरेक्ट है। और वो क्यों? जब चैनल्स में इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, मैं यहां लिखता हूं, चैनल में कौन आ जाता है? इंटरमीडियरीज, या इंटर, ये क्या हो गया? इंटरमीडियरीज, एक या एक से ज्यादा, या इनको हम मिडल मैन भी बोलते हैं, बीच में, बीच की पार्टी। ये जब आते हैं तो वो फिर इंटरैक्ट हो जाता है। तो अब आप गौर करो, पहले चैनल में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मौजूद है, इनके बीच में जो भी आएगा वो मिडल मैन कहलाएगा या इंटरमीडियरी कहलाएगा। तो जो चैनल 2 है उसमें एक इंटरमीडियरी हमें नजर आ रहा है, और वो है हमारे पास रिटेलर। और आपको पता है रिटेलर कौन होता है? यस सर। कौन है? सर जो शॉप पे कंज्यूमर्स को बेचते हैं वेरी प्रोडक्ट्स। गुड, बिल्कुल सही है। जितनी भी शॉप्स हैं वो रिटेलर ही है, जहाँ से हम बाय करते हैं। अच्छा, और अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास है होलसेलर भी आ गया और एक रिटेलर भी अब इंटरमीडिएट 2 हो गए। और रिटेलर तो समझ आती है, और होलसेलर का पता है आपको? यस सर। सर जो बल्क में बाय करते हैं। वेरी गुड, वो बल्क में बाय करते हैं और उनका काम क्या होता है कि बल्क में बाय करके स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि दे हैव लार्ज वेयर हाउसेज, और फिर स्मॉलर क्वांटिटीज में आगे दुकानों पर पहुंचाते हैं। उनको फायदा क्या होता है कि दुकानदारों के पास बल्क में बाय करने की कैपेसिटी नहीं होती, स्पेशली स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स। होलसेल का जो काम होता है वो एक बड़ा बिजनेस करता है ऑफ कोर्स। वो बल्क में जब बाय करता है तो उसे क्या एडवांटेज होता है? सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी गुड, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और वो उसको सस्ता पड़ जाता है, वो आगे बेचता है रिटेलर्स को। तो होलसेलर को फायदा ये होता है कि वो सस्ता खरीदता है, महंगा बेचता है, और रिटेलर आगे फिर उससे भी महंगा कंज्यूमर्स को दे देता है, और उसका भी प्रॉफिट आ जाता है पीछे। तो होलसेलर वेयर हाउस में रख लेता है गो डाउन में, और जब जब रिटेलर या रिटेलर्स अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं हमें इतना माल चाहिए, वो उतना माल उनको सप्लाई करते जाते हैं। तो ये हम अभी इसमें मैं बात करने लगा हूँ कि ये होलसेलर क्यों आते हैं बीच में, इसमें अभी बात करते हैं। उससे पहले हम फोर्थ देख रहे हैं चैनल। तो फोर्थ में हमारे पास अब एजेंट भी आ गया, फिर होलसेलर है और फिर रिटेलर। अब ये एजेंट क्या करता है? बता दो। सर नो आइडिया। नहीं है, कोई बात नहीं। एजेंट जो है ना, वो क्या करता है? एजेंट सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। अब एजेंट की जिम्मेदारी है कि जैसे फर्ज किया, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब यू वांट टू एक्सपोर्ट, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री। आपको उस कंट्री के कल्चर के बारे में पता नहीं है, मैकेनिज्म क्या है, किसको बेचे, मार्केट कहाँ पर है, कस्टमर कहाँ किस एरिया में ज्यादा है। तो एजेंट इज ए लोकल पर्सन, और फिर उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आपने सी के थ्रू भेजना है या एयर के थ्रू भेजना है, तो agent takes all the responsibility. Agent actually manages all the documents, और फिर आगे वो प्रोड्यूसर के ब्याह पर होलसेलर को दे देता है, जो उसे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल बंदा है, और वो आगे फिर रिटेलर को, और फिर इस तरह से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। लेकिन ये नॉर्मली अब होता है जब दूसरे कंट्री जाना है और प्रोड्यूसर इस कंट्री में रहता है और उसको नहीं आइडिया वहां, तो बेहतर है भाई वहां का जो लोकल बंदा है उसको चीजें दो, वो बेहतर चीजें सेल कर पाएगा या उन लोगों को दे पाएगा हु कैन फॉरवर्ड इट टू द पीपल हु वुड बी द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। ठीक हो गई बात? यस। अच्छा, अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ
ये चैनल्स इस्तेमाल कब होते हैं? पहले चैनल नंबर 1, ये इस्तेमाल होता है जब आपको लगता है आपने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कस्टमर की, तो फिर आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप ले लो, ये जो टेलर है, ये टेलर के केस में चैनल 1 ही इस्तेमाल हो रहा है। आप डायरेक्ट टेलर के पास चले गए, टेलर मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, और उसको ऑर्डर देके अपनी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सूट सिलवा लिया। ऐसे ही है ना? यस। तो ये चैनल 1 ही हुआ ना। हाँ, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स लेते हो तो वो आप दुकान से ले रहे हो, तो वो पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाए, उसके बाद वो होलसेलर के पास गए या रिटेलर के पास आए और फिर आपने ली, तो वो चैनल 1 नहीं है। राइट? यस। अच्छा, आपकी बर्थडे है और आप जो है ना वो केक्स एंड बेक्स गई और वहां पे आपने ऑर्डर पे केक तैयार करवाया, ऐसा होता है ना? यस। ये क्या है? चैनल 1। क्योंकि अब वो केक आउटलेट में बेच नहीं रहे, वो आपकी मर्जी का केक बना के दे रहे। तो आजकल बेकरीज में, पहले नहीं होता था, अब बेकरी की आइटम पड़ी होती है, प्लस वो आपको अगर आप चाहें तो फ्रेश ले ले, वरना ऑलरेडी बना हुआ ले ले, पिज्जा या पैटीज या जो भी है ना? यस। जरा जलाल सन है आजकल, बड़ा अच्छा होता है वैसे तो जलाल सन का, आपने लाजमी सैंडविच पिज्जा वगैरह खाया होगा, यस सर। अच्छा होता है काफी। तो वो ये वाला चैनल इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह किताबें भी कई कंपनी हैं, वो बुक्स पब्लिश करते हैं खुद और फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू लोगों को बेचते हैं। और वेबसाइट के थ्रू फायदा ये होता है कि दीज डेज पीपल डू नॉट विजिट शॉप्स, दे कैन बाय ऑनलाइन यूजिंग देयर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो वो कंपनी जो वेबसाइट के थ्रू सेल करती है, तो वो भी नॉर्मली चैनल 1 इस्तेमाल करती हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरर भी हैं तो। ये नहीं कि सिर्फ सेल कर रहे हैं तो चैनल 1 हो गया, नहीं, वो मैन्युफैक्चरर हैं और वो अपनी वेबसाइट के थ्रू लोगों को ऑनलाइन सेल कर सॉरी सेल कर रहे हैं, तो वो चैनल 1 हो जाए। समझ आ रही? यस। आप ज्वेलरी ऑर्डर पे बना रहे हैं, ठीक है, सर चैनल 1। तो आपको समझ आ गया कि चैनल 1 कब इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये हमें, अच्छा उसका एक फायदा क्या है? अब ये सुनो, सॉरी, my actually throat is not is not in good condition, तो प्रॉब्लम ये रह रहा है। अच्छा, चैनल 1 का फायदा हमने देख तो लिया कब इस्तेमाल होता है। फायदा क्या है? प्रोड्यूसर को जो मार्जिन होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक चीज बनाई 20 रुपए की, होलसेलर को 22 की बेचती, होलसेलर ने वो 22 रुपए की चीज 24 की बेचती, और रिटेलर ने वो 24 की चीज आगे 26 की दे दी। इसका मतलब है आप प्रोड्यूसर का भी मार्जिन है, होलसेलर का भी प्रॉफिट मार्जिन है, और रिटेलर का भी। ऐसे ही है ना? यस। और चीज भी महंगी हो गई। अब जब चैनल 1 इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रॉफिट अब नहीं, ये प्रॉफिट किसको मिलने वाले हैं? ये मिलने वाला है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसी को देना ही नहीं। और कंज्यूमर को भी शायद वो चीज सस्ती मिल जाए, यानी कि अगर वो 20 रुपए की चीज है तो शायद कंज्यूमर वो चीज 25 रुपए में ले ले, वैसे वो उसको मिल रही थी 28 रुपए में, तो कंज्यूमर को भी रिलेटिवली सस्ता मिल गया, उसके घर पहुंच गया, फ्री डिलीवरी। और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो गया कि उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। और एक बात है, आपको ये लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन ज्यादा अच्छे से कर सकते, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी आउटलेट खोल लेते हैं।
जिसको बोलते हैं फैक्ट्री आउटलेट। कभी देखा है? नो सर। उसे वो लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट, मतलब मैन्युफैक्चरर ने अपनी दुकान खोली हुई, चीजें बना के उधर डाल देता है एंड कस्टमर विद एंड बाय। वो भी डायरेक्ट ही हुआ चैनल, क्योंकि वो दुकान मैन्युफैक्चरर की है। और वो क्यों करता है? मैन्युफैक्चरर को ये लगता है कि अगर ये मैं आम दुकान पे रखवाऊंगा तो जो वहां पे सेल्समैन होते हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द कस्टमर्स इन a good way. They do not have deep down knowledge of the product, जिससे कस्टमर्स माइट नॉट बाय। अब जब वो अपनी आउटलेट के थ्रू बेच रहा है तो वहां के जो स्टाफ है वो तो ट्रेंड है, क्योंकि वो कंपनी की आउटलेट है। तो वो हर क्वेश्चन को आंसर देने के लिए रेडी है। ये महंगा क्यों है, ये वाला ले लो तो क्या होगा, ये वाला ले लो तो क्या होगा, आपकी प्राइस ज्यादा क्यों है बाकियों से, वगैरह वगैरह। तो उससे दे आर, एक तो अपने इमेज को मेंटेन कर पाते हैं और कस्टमर्स को कन्विंस भी कर पाते हैं टू बाय। समझ आ गई? यस। फिर आते हैं चैनल टू पे। चैनल टू नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब रिटेलर्स आर लार्ज एनफ। अब इसका मतलब क्या है? ये लार्ज एनफ का मतलब क्या है? लार्ज एनफ टू बाय इन बल्क एंड टू स्टोर गुड्स इन देयर वेयर हाउसेज। एक छोटी सी दुकान है जो आपके मोहल्ले में है, वो दुकान ही छोटी सी है तो उसके पास स्टोरेज हाउस कहाँ से आएगा? के पास तो नहीं होता। उसके पास वो एक डीप फ्रीजर होता है, एक फ्रिज होता है जिसमें बोतलें, योगर्ट वगैरह, आइसक्रीम इस तरह पड़ी होती है, ऐसे ही है ना? यस। वो तो बल्क में नहीं बाय कर सकता। वो ये चैनल कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, चैनल टू। ये इस्तेमाल करते हैं बड़े रिटेलर्स। तो बड़े रिटेलर जो होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कारफोर। कारफोर एक बहुत बड़ा रिटेलर, और कारफोर का पहले नाम था हाइपर स्टार, वहां आप जरूर गई होगी, है ना? यस। तो वो बल्क में बाय करते हैं। अब हाइपर स्टार का नाम चेंज होके कारफोर हो गया, तो वो बल्क में बाय करते हैं, तो वो स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो नॉर्मली डायरेक्ट बाय करते हैं और वो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी अचीव करते हैं, और फिर सस्ता माल लेके बाद में महंगा लोगों को देते हैं। लेकिन लोगों को फिर भी सस्ता ही लगता है। हाइपर स्टार से चीजें छोटी दुकान से सस्ती मिलती हैं, ऐसे है कि नहीं? यस। और लोग अक्सर महीने की शॉपिंग, हाइपर स्टार बोल रहा हूँ, कारफोर से करते हैं, क्योंकि सस्ती मिलती है महीने की। आम ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी करने जाए तो वो महंगा पड़ता है, वो यही वजह है। तो ये एक रीजन हो गया। वो स्टोर भी कर सकते हैं, वो खुद से जाकर प्रोड्यूसर से डिलीवरी भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि प्रोड्यूसर जो है वो नॉर्मली हेजिटेट करते हैं डिलीवर गुड्स। ज्यादातर, अगर तो चैनल वन है फिर तो डिलीवर करेंगे, लेकिन उनको उनका ऑब्जेक्टिव और चैनल टू फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर का भी मोटिव है। जहां पे रिटेलर है तो प्रोड्यूसर का भी मोटिव है। और वो क्या है? प्रोड्यूसर का मोटिव है कि भाई हमसे लो, हमसे लो, लेकिन हमने नहीं पहुंचानी, टेक इट फ्रॉम अस ऑन योर ओन। तो अब लार्ज स्केल रिटेलर जो होते हैं उनके पास वेयर हाउस तो होता है, लेकिन उनके पास साथ दे हैव देयर ओन व्हीकल्स, लॉरीज, ट्रक्स, और सामान लोड करके ले जाते हैं, उधर वेयर हाउस में अनलोड कराते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बेच देते हैं। ये जरूरी है। और इसका फायदा क्या होता है कि प्रोड्यूसर को परेशानी नहीं होती कि वो खुद ही आएंगे ले जाएंगे। समझ आ गई? यस। तो ये चैनल को इस्तेमाल करने का फायदा है, रिटेलर्स को भी आपने देखा, और प्रोड्यूसर। अच्छा, चैनल थ्री की तरफ आते हैं, तो ये चैनल काफी इस्तेमाल होता है। ये चैनल इस्तेमाल होता है when retailers are small। मतलब रिटेलर इतने छोटे हैं कि दे डू नॉट हैव देयर व्हीकल्स, दे कैन नॉट बाय इन बल्क, दे डू नॉट हैव देयर ओन वेयर हाउसेज। फिर और मैन्युफैक्चर ऐसा भी नहीं है शहर के बीच में होते हैं, वो तो होती है इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन।
मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए होती है खुली जमीन जहां वो अपना प्लांट लगा सके, तो वो दूर होता है। तो ऐसे केस में रिटेलर्स क्या करते हैं छोटे, वो दे हायर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। अब होलसेलर्स क्या करते हैं जरा ये देखो, ये देखो, हमारे पास लेट से मैन्युफैक्चरर्स हैं